कि ये पोजीशंस, ये टूल्स, ये सब क्या होते हैं, है ना। तो कैसे काम होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि डेटा है क्या और कैसे वो सब निकलता है। लेट्स से आप एक कंपनी है, लेट्स से आपकी एक कंपनी है, लेट्स से आप काम फ्लिपकार्ट, लेट्स से हम फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट कैसे काम करती है मैं वो बताता हूँ। हाउ एग्जांपल फ्लिपकार्ट। तो लेट्स से सबसे पहले फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। ठीक है, अब कोई भी बिजनेस होता है ना, उसके पास बहुत डेटा होता है। ठीक है, तो अब डेटा किस किस फॉर्म में होता है उनके पास, लेट्स से उनके पास पीडीएफ होंगी बहुत ज़्यादा। पीडीएफ किसकी हो सकती है, कंपनी की हो सकती है, कंपनी पॉलिसीज़ होंगी समझ लो। समझ लो लोगोज वगैरह होंगे, समझ लो ब्रांड आइडेंटिटीज़ वगैरह होंगे। इसके बाद में फ़्लिपकार्ट में समझ लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक होता है। लॉजिस्टिक्स होता है, मार्केटिंग होता है, हाँ। सेल्स कर रहे हैं वो तो सेल्स डेटा होता है, वेबसाइट है उनकी तो वेबसाइट डेटा होगा है। ठीक है, अब ये सब डेटा जो होता है ना, अलग अलग जगह से निकलता है समझ लो। एंड लेट से वो एक 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 चीज़ होती है, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। मतलब अगर वो अभी जैसे समझ लो अमेज़ोन का एग्जांपल पकड़ते हैं, ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। अब समझ लो अमेज़ोन के कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अमेज़ोन चॉइस होते हैं, मतलब वो खुद भी बनाते हैं प्रोडक्ट, हाँ। और वो उनके पास अब फ्लिपकार्ट है या अमेज़ोन है, ये सामान कहीं से उठाते भी होंगे जो खुद बना रहे हैं। हाँ। तो ये मतलब ये वेंडर के साथ भी काम करते हैं। हाँ। तो जब कंपनी काम करती है उनके पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा होता है। अब होता क्या है, ये सब डेटा डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में होता है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है। डेटा इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स। हाँ। ठीक है, फॉर्म लिख लो या फिर फॉर्मेट लिख लो, सेम बात है। अभी जैसे मैं इसको डबल टैप करूँगा, लेट से वेबसाइट से वो क्या उठाते हैं डेटा, मतलब कितने प्रोडक्ट्स हैं ये सब लिखा होता है वहाँ पे, उनके प्राइस क्या है ये सब होता है, यूज़र्स कितने आ रहे हैं, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि कौन कौन यस। यूज़र आ रहे हैं तो वो भी देखते कौन हैं। क्या खरीद रहा है। करेक्ट। हाँ। फिर अब वो दिखाते हैं उसमें वो भी के हाई सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। करेक्ट करेक्ट, तो बट सेल्स टॉप सेलर्स ये सब होता है ना। ये सब डेटा वेबसाइट से आता है। अब जब वो सेल्स करते हैं, लेट्स से उनके पास क्रेडिट कार्ड की कंपनी में से डेटा आता है। अब वो सेल्स कर रहे हैं तो उनके सेविंग बैंक में पैसा जा रहा है, तो सेविंग बैंक के कॉपीज़ होती हैं, सेविंग बैंक रिकॉर्ड्स होंगे। अब जब वो मार्केटिंग कर रहे हैं, लेट्स से फेसबुक के ऐड लगा रहे हैं, तो इनको मेटा अकाउंट में तो इनको डेटा दिखेगा वो। अगर वो यूट्यूब पे ऐड लगा रहे हैं, इनको यूट्यूब का रिकॉर्ड दिखेगा, यूट्यूब अकाउंट में दिखेगा। अगर वो लिंक्डइन पे एड्स लगा रहे हैं, उनको लिंक्डइन के अकाउंट में दिखेगा कि क्या उनका ऐड परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। तो पहले मैं आपको बस ये समझाऊंगा कि डेटा कैसे बनता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा आता है। अगर वो एचआर का होता है तो एचआर के पास लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, लिस्ट ऑफ मे बी मैनेजर्स होती है उनके पास, लिस्ट ऑफ ऑफिस होती है उनके पास। अगर लॉजिस्टिक्स होता है तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि वेयर हाउस की इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने प्रोडक्ट किस वेयर हाउस में पड़े हैं, वो सब होता है। तो उनके पास बहुत डेटा होता है। हाँ मैं समझी। ठीक है, तो ये सब डेटा अभी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में होता है। मतलब अब हर एक इस यहाँ पे चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हैं। अब समझ लो पीडीएफ के लिए इनके पास होता है माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे पीडीएफ की जगह मैं आगे एक्सेल भी लिख सकता था, एक्सेल, कुछ डेटा एक्सेल में होता है। ठीक है, जी। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये डेटा। अब एचआर का जो डेटा होता है वो मोस्टली एचआर के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हाँ कोई भी एचआरएम हो गया समझ। करेक्ट। तो जैसे एक एच आर एम है, डार्विन बॉक्स बहुत फेमस है, डार्विन बॉक्स। एक एच आर एम जोहो का बहुत फेमस है, जोहो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब लॉजिस्ट वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए, वेयर हाउस के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। एक एक सैप करके कंपनी होती है, उसके यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट होते हैं।
हम्म मार्केटिंग के लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हैं जो सारा मार्केटिंग डेटा इकट्ठा करके दे देते हैं। हम्म तो मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग के एपीआईज वगैरह होते हैं, मतलब वेबसाइट से निकलता है मार्केटिंग। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हर चीज़ के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। सेल्स के लिए जैसे एक रेजर पे करके होता है, इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। यस। तो एक सेल्स रेजर पे, हमारा तो टीजर पे है ना। हाँ करेक्ट, रेजर पे होता है। एक स्ट्राइप करके कंपनी है जो फॉरेन के पेमेंट्स लेती है, ये लोग होते हैं। हम्म यहाँ पे डेटा होता है। फिर जो वेबसाइट का डेटा होता है, जनरली वेबसाइट में एक डेटाबेस डला होता है, जो भी वेबसाइट पे इंटरेक्शन होता है वो डेटाबेस में जा रहा होता है। हम्म तो इनका डेटाबेस होता है। यहाँ पे मोस्टली सीक्वल यूज़ होता है, माई सीक्वल डेटाबेस करके होता है, बहुत फेमस होता है ना। तो जो हम्म प्रोक्योरमेंट और वेंडर होता है, ये जाते हैं। एक ईआरपी करके सॉफ्टवेयर का नाम होता है, इसका नाम होता है यस, एंटरप्राइज। हमारे उधर है। करेक्ट, नाइस। हर कंपनी में, बड़ी कंपनी में रहेगा ये। तो ये हो गया ईआरपी, ठीक है। अब इनके पास अगर कस्टमर्स का डेटा होता, लेट्स से कस्टमर्स भी होते, कि मे बी कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर का ईमेल क्या है, कस्टमर का फ़ोन क्या है। जनरली ये चीज़ों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, इनको बोलते हैं सीआरएम, हम्म ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट डेटा होता, ये होता सीआरएम में। सो इसको बोलते हैं, एक मिनट, सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं रखना है, पॉइंट बस मेरा ये है कि कंपनी के पास बहुत डेटा होता है। समझ गए। अब कंपनी को जब इतना डेटा आ रहा है, उसको सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करना है, उससे उसको सेंस भी बनानी है, उससे उसको इंसाइट निकालने हैं। उसको मे बी अगर उसके पास एचआर की लिस्ट है तो उसको पता करना है कि कितना परसेंट एट्रिशन हो रहा है। अगर वो मार्केटिंग कर रहा है तो उसको पता करना है कि भाई कौन सी ऐड चल रही है कि नहीं चल रही है। सेल्स है तो उसको पता करना है भाई कौन सी स्टेट में ज़्यादा सेल हो रही है, लास्ट हफ्ते कितनी सेल हुई थी। वेबसाइट है तो पता करना है भाई कितने लोग आ रहे हैं। वेंडर है तो ये पता करेगा भाई कौन सा वेंडर सस्ता है, कौन सा महंगा है। कस्टमर है तो कितने कस्टमर आज थे, कितने एक साल पहले थे। तो हर एक डेटा को उसको यूज़ करना है। मगर अगर डेटा, हर एक डेटा अलग अलग सॉफ्टवेयर में पड़ा होगा तो वो देख नहीं पाएगा। उसको पहले एक सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, फिर उसको दूसरा खोलना पड़ेगा, फिर तीसरा खोलना पड़ेगा, ऐसे बहुत टफ हो जाता है वो। तो ये काम बहुत आसान हो जाता अगर ये सारा डेटा जो जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में है, ये सारा डेटा अगर एक ही जगह इकट्ठा होता, फिर मेरे लिए काम करना आसान होता है ना। क्योंकि मेरे को एक ही सॉफ्टवेयर खोलना पड़ता, मेरे को सब दिखता वहाँ पे। और जब यहाँ पे होता सिंगल प्लेस कंटेनिंग एवरी डेटा। डेटा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, जहाँ पे सिंगल प्लेस होती है, जहाँ पे सारा डेटा होता है, इसको बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो जब उसके पास सारा डेटा एक ही जगह होता है, उसको एंड में करना क्या है, उसको मोस्टली ना उसको डैशबोर्ड बनाने होते हैं, या फिर देखना होता है कि इनसाइट निकालना होता है कोई। तो वो मतलब उसको एंड प्रोडक्ट हर चीज़ का रिपोर्ट होती है, उसको डैशबोर्ड बनाना है। तो एंड में जितना भी डेटा होता है उसको सब इकट्ठा करके डैशबोर्ड बनाना होता है, क्योंकि वो डैशबोर्ड में वो फिर चार्ट बनाता है, उससे पता चलता है उसको कि भाई कहाँ पे सेल हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो एंड प्रोडक्ट में हमेशा उसको डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। उसको डैशबोर्ड बनाना था, इसीलिए उसको सारा डेटा एक जगह चाहिए था। मगर एक जगह डेटा एक जगह नहीं था, तो उसको ये सारा डेटा एक जगह लाना पड़ा। अब मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा सा और डिटेल में जाते जाऊँगा। अब एक ऐसा एक्स्ट्रा स्टेप होता है, जब अगर मैंने ये बोल दिया ना कि डैशबोर्ड को मैं ये जो सेंट्रल प्लेस है इससे कनेक्ट कर दूंगा, कर कर सकते हैं, मगर ये स्लो होता है ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न। आप यहाँ पे नहीं करते, डेटाबेस में डैशबोर्ड नहीं बनाते। करना ओके। करना क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर डालनी होती है छोटी सी, जिसको बोलते हैं, एक मिनट, जिसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस।
ओके। सो डेटा वेयर, ये होता है वेयर हाउस। तो ये था मेरा डेटा का बेस, ये था डेटा का वेयर हाउस। तो होता क्या है, जनरली डैशबोर्ड को हम सीधे, अगर मैं इसको लाल कर दूं, यहाँ पे जहाँ पे भी इकट्ठा डेटा होता है यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत स्लो हो जाता है। वर्क नहीं करता, हाँ, लोड वर्क नहीं लेता करता, है। करेक्ट, बहुत लोड लेता है। तो आइडियली ओके। डैशबोर्ड जो बनता है वो बनता है जब हम इसको वेयर हाउस से कनेक्ट करते हैं। हम्म। ये होता है हमारा पूरा फ्लो। मतलब कंपनी को बनाने होते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बनाने हम्म। के लिए उनको, अब हर डैशबोर्ड को वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट जगह तो कनेक्ट करेंगे नहीं, वो तो बहुत स्लो हो जाता है। उनको चाहिए होता है कि भाई पहले एक काम करते हैं, जितना भी दुनिया भर का डेटा है हमारी कंपनी का उसको एक जगह लेके आते हैं। एक जगह लाते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस। जब एक जगह आ जाता है वो बोलते हैं भाई इसके साथ हम डैशबोर्ड नहीं बनाएंगे, हम सेम डेटा उठा के कॉपी कर देते हैं एक जगह, जिसको बोलते हैं वेयर हाउस। इसके साथ हम हम्म। डैशबोर्ड बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ टूल्स के काम और कौन वहाँ पे क्या काम करता है। जो ये काम है, जो बंदा डेटा उठा रहा है और डेटा वेयर हाउस में डाल रहा है, ये काम होता है डेटा इंजीनियर का। अपना ला रहा है वो। समझ गई। ठीक है, जो ये काम है, जो बंदा डैशबोर्ड बना रहा है, ये काम होता है, और थोड़ा सा वेयर हाउस पे भी काम करता है बंदा, ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का। हम्म। एक बात बताओ, मेरे को कंफ्यूजन है। हाँ पूछो ना। तो इंजीनियर ज्यादा काम कर रहा है या एनालिस्ट ज्यादा काम कर इंजीनियर रहा ज़्यादा काम करते हैं। है? इंजीनियरिंग तो ज़्यादा टेक्निकल जॉब तो होती है। तो इंजीनियर पहले और एनालिस्ट बाद में क्यों आया? मैं बताता हूँ। देखो, इंजीनियर का काम क्या है, वो डेटा को उठा के एक जगह डाल रहा है, मेरे को बस यहाँ पे डाल दिया हम्म। उसने। हम्म। एनालिस्ट का काम क्या है, वो जो डेटा इंजीनियर ने डाला है उसके ऊपर वो डैशबोर्ड बनाएगा। ओके। तो एनालिस्ट सिर्फ डैशबोर्ड बनाता है, समझ गई। इसलिए उसको डैशबोर्ड वो तभी बना पाएगा जब डेटा पड़ा होगा उसकी एक जगह वेयर हाउस में, हम्म। और उस वेयर हाउस में डेटा डालने का काम डेटा इंजीनियर का होता है। तो जो, समझ गई। अब अगर मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, डेटा इंजीनियर मोर टेक्निकल होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई कहाँ कहाँ से डेटा उठा उठा के एक जगह डालना है। ये सारा काम तो एआई भी कर सकता है ना? नहीं, मैं आपको बताऊंगा हम्म। बाद में, ये बहुत टफ होता है। हम्म। जो एनालिस्ट होता है वो काम लेस टेक्निकल होता है, हम्म। क्योंकि वो आप देख रहे हो सिर्फ डैशबोर्ड ही बनाना है उसको, है ना। हम्म। अगर पैसे की बात करोगे तो रुको मैं डिफ़िकल्टी बताता हूँ आपको पहले। डिफ़िकल्टी टू बिकम एनालिस्ट की डिफ़िकल्टी टू बिकम कम होती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो लेस टेक्निकल है। जी। लेस, जब मैं यही चीज़ यहाँ पे डालूँगा, ये ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसको सब टेक्निकल आना चाहिए, इसको ऊपर से कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कोडिंग क्या रहता है क्या नहीं रहता। एनालिस्ट को नो नीड ऑफ कोडिंग। ओके। ठीक है, जब मैं पैसे की बात करता हूँ, सैलरी, सो ये ना वैसे बाय द वे कंपनीज पे डिपेंड करता है, बट अगर मेरे को आपको कंक्लूजन देना है तो इन लोगों की सैलरी ज़्यादा होती है ओके। और इन लोगों की सैलरी कम होती है। मैं तीन ही बनाऊंगा, दो ही बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक और इनसाइट यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि डिफ़िकल्टी लेवल बनने का बहुत आसान है, डिफ़िकल्टी कम है, तो हम्म। बहुत लोग एनालिस्ट बने हुए हैं। हम्म। और जब इसमें से कोई एक बंदा निकलता है, फॉर एग्जांपल मैं निकला था, जहाँ पे इवन दो वी आर सेइंग कि ये बनने के लिए टेक्निकल नहीं होना चाहिए, कोडिंग नहीं आनी चाहिए, मेरे को आती थी, तो जब बाकी सबको नहीं आती है, एक बंदे को आती है, तो वो बहुत जल्दी ऊपर चढ़ जाता है। आपकी तो हाँ, तो ये एक इसमें हैक होता है, समझ रहे हो।
तो समझ गई। ये हुआ अभी तक का काम कि कौन क्या कर रहा है। समझ गई अभी मैं। मैं आपको धीरे धीरे आपके नोट्स पे लेके आता हूँ। तो जो इसको मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे, डेटा इंजीनियर, ये जो काम है जो डेटा इंजीनियर कर रहा है इसी को आप डेटा इंजीनियरिंग बोलते हो। समझ गई। डेटा इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियर का काम ये है, मैं आपको एक बार डेफिनेशन वो नॉन बुकिश बताता हूँ। डेटा हमेशा बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होता है। डेटा इंजीनियर उस डेटा को एक जगह इकट्ठा करता है, इसको इकट्ठा करेंगे उसको कोड करना पड़ता है, या फिर इसको जो हम्म। मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई है ना इसको बोलते हैं पाइपलाइंस। ओके। मतलब समझ रहे हो कि पाइप से लेके आ रहा है वो सबको, हर एक जगह से पाइप डाल रहा है और यहाँ पे उठा रहा है, तो इसको बोलते हैं पाइपलाइन। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा पाइपलाइन बना के डेटा को एक जगह डाल देता है। समझ गई। ये हो गया डेटा पाइपलाइंस। तो डेटा इंजीनियर डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा उठा के पाइपलाइंस लिख के डेटा को एक जगह डाल देता है, जो होता है वेयर हाउस। वो हो गया डेटा इंजीनियरिंग। डेटा एनालिटिक्स होता है कि उसी डेटा को उठा के वो डैशबोर्ड बनाता है उस पर। हम्म। ठीक है। इसमें जब एआई आएगा, मैं आपको एआई का भी बात बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखी है क्लाउड कंप्यूटिंग। हम्म। जो भी ये वेयर हाउसेस होते हैं ना, वेयर हाउस एंड डेटाबेस, हम्म। ये हमेशा होते हैं एक सॉफ्टवेयर में जिसको बोलते हैं क्लाउड। प्रेजेंट, क्लाउड जैसा। क्या बोल रहे हो? हाई क्लाउड जैसा। हाँ करेक्ट, आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल पकड़ा। क्योंकि देखो अगर क्लाउड में नहीं होता, अगर लोकल आपके फ़ोन में होगा तो वो सिर्फ आपको दिखता है, वो कभी भी डिलीट हो सकता है। मगर जो हाँ। चीज़ें आई क्लाउड में होती हैं वो आप कभी भी वो डिलीट कर दो तो बैकअप रहता है ना। और वो शेयर कर सकते हैं क्या? करेक्ट करेक्ट, कर सकते हैं। समझ गई। अब अगर आपने कोई फ़ोटो सिर्फ अपने फ़ोन में रखा है, अब जैसे समझ लो गूगल ड्राइव का एग्जांपल ले लो। अगर आपकी कोई हाँ चीज़ फ़ोन में आप मेरे को नहीं दिखा सकते, आपको पहले गूगल ड्राइव पर डालना पड़ता है, फिर आप मेरे से शेयर कर सकते हो। सही है। इसलिए हमेशा ये सब चीज़ें क्लाउड में रहती हैं। अगर मेरे को आपको धीरे धीरे क्लाउड के नाम वाम भी देने हैं, तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना उन सब का मार्केट शेयर क्लाउड में होता है। जैसे बड़ी कंपनीज़ टेक्निकल में क्या बोलती है, एक होती है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड है। एक है हम्म। अमेज़ॉन, अमेज़ॉन का खुद का क्लाउड, गूगल का भी क्लाउड है, मैं यहाँ पे गूगल लिख देता हूँ। एक हो गया अमेज़ॉन। ओ। इन तीनों का 90%, 99% क्लाउड इन तीनों के हैं। ओके। ठीक है। अब इन लोगों ने अपने अपने क्लाउड को स्पेशल नाम दिए हुए हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है अपने आप को, मेरा क्लाउड का नाम है अज्योर। हम्म। ये क्या बोलता है, गूगल क्लाउड पोर्टल। इसको शॉर्ट फॉर्म होती है जीसीपी। जी मतलब गूगल, सी मतलब क्लाउड, पी मतलब पोर्टल। अमेज़ॉन ने क्या नाम दिया हुआ अपने क्लाउड को, वेब सर्विसेज। मतलब ए से अमेज़ॉन, डब्ल्यू से वेब, एस से सर्विसेज। हम्म। तो ओके। ये तीन आपके क्लाउड होते हैं। हम्म। ठीक है। अब मैं धीरे धीरे चीज़ें डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे अगर ये, वैसे आपको कुछ नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको हाँ ऐसे तो इंट्रो दे रहा हूँ। समझने के लिए समझ। करेक्ट। तो जब ये डेटाबेस होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे प्रोडक्ट्स के नाम बता रहा हूँ, मैं इनको कोई और कलर में कर देता हूँ। जैसे ये समझ लो ये सब ऑरेंज होंगे, नाम वाम ऑरेंज कर देंगे। अब जो डेटाबेस था ये भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जाएंगे, एक मिनट। एक होता है माई सिक्वल सर्वर। हम्म। ठीक है। एक होता है सुपरबेस करके नाम होता है एक क्लिक हाउस, एक डक डीबी करके नाम होता है। ये सब हम्म। डेटा बेसिस हैं हमारे। ओके। जब मैं बोलता हूँ वेयर हाउस, ये भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के वेयर हाउस होते हैं। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है स्नोफ्लिक, इनका एक वेयर हाउस है। एक कंपनी जिसका नाम है डेटाब्रिक्स, इनका एक वेयर हाउस है। एक कंपनी जिसका नाम है क्लिक हाउस, इनका एक वेयर हाउस है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है। जैसे एक हाँ आई थिंक ये बहुत हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने डेटा वेयर हाउस बना के रखे हुए हैं। ये भी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर ही होता है सब क्या? सॉफ्टवेयर है, सब वेबसाइट होती हैं। जैसे आप ओके। जैसे आप तो मेरे को डब्ल्यू एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। पहले बोलो। हाँ मैं बस ये बता रहा था कि जैसे आप www.facebook.com लिखते हो तो आपको फेसबुक दिख जाता है।
वैसे ही आप www.snowflake.com लिख के लॉगिन करते हो तो आपको स्नोफ्लेक दिख जाएगा, तो वो वेयर हाउस होगा। So now my question is, Sahil, that if this is just a software, तो ये तो फिर कोई भी सीख के कोई भी कर सकता है ना? हाँ, उस पर भी मैं आऊँगा। अच्छा क्वेश्चन है कि कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे है, हाँ, वो मैं आपको आऊँगा, वो मैं इसमें बताऊँगा। ठीक है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे वाई टफ करके लिख देता हूँ, इसको मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे ये डैशबोर्ड हो गया, मैंने आपको बताया कि एनालिस्ट जो होते हैं वो डैशबोर्ड बनाते हैं। हाँ, अब डैशबोर्ड जो बनते हैं वो भी अगर हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टैबलू, ओ, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पावर बीआई। हर कंपनी का, जैसे टैबलू है, ये सेल्स फोर्स करके कंपनी होती है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका है। अब जो पावर बीआई है माइक्रोसॉफ्ट का है। तो असली में हर कंपनी जो बड़ी होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, हर एक जहाँ पे जो भी दिख रहा है हर कंपनी का अपना प्रोडक्ट होता है। जैसे समझ लो, हम्म, अगर मैं बोलूँ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का भी वेयर हाउस है, उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। अमेज़ॉन का खुद भी है, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, अमेज़ॉन का होता है रेड शिफ्ट, सो रेड शिफ्ट। गूगल का खुद का है, गूगल का भी वेयर हाउस है। माइक्रोसॉफ्ट वाले को आई थिंक S3 करके नाम होता है, गूगल का होता है, उसको बोलते हैं बिग क्वेरी। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, उनके बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो सब कुछ उन्होंने बना के रखा हुआ है। अमेज़ॉन, ये 3 बिग प्लेयर हैं, और सेल्स फोर्स का तो यहाँ पे है ही। तो हर कंपनी के सॉफ्टवेयर का खुद का नाम होता है, जैसे टैबलो और पावर पे यहाँ पे डैशबोर्ड होता है। ठीक है, ये हो गया समझ डेटा एनालिस्ट। अब मैं बताता हूँ एआई वगैरह क्या होता है। जो भी ये डैशबोर्ड बनाता है ना डेटा एनालिस्ट, वो डैशबोर्ड गया। बेसिकली बनता क्यों है, क्योंकि डैशबोर्ड जो होते हैं दीज, इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, आंसर्स, मैं इसको बड़ा करता हूँ, उनको आंसर्स दी पास्ट क्वेश्चंस, मतलब जो भी मेरा डेटा पड़ा है कंपनी का, उसको देख के मैं यहाँ पे सिर्फ पास्ट के क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। अब मेरा मतलब क्या है पास्ट से, मतलब देखो, अगर ये मेरी कंपनी है लेट से, वो चल रही है लेट से 2000 में मैंने स्टार्ट की थी, और अभी 2026 चल रहा है। अब जो भी मेरा 2000 से लेकर 2026 तक का डेटा था, वही मेरा डेटाबेस में पड़ा होगा, वही वेयर हाउस में पड़ा होगा, और मैं डैशबोर्ड भी उसी पे बनाता हूँ जो डेटा पहले से पड़ा हुआ है। मतलब मैं सिर्फ पास्ट ही बता सकता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता कि भाई 2027 में क्या होगा, क्योंकि वो तो डेटा ही नहीं है, डेटा तो सिर्फ 2026 तक का होता है। तो जो डैशबोर्ड होते हैं वो सिर्फ पास्ट को दिखाते हैं, कि तुम्हारे पास्ट को दिखाते हैं, मतलब क्या हुआ। मैं ये बता सकता हूँ कि 2002 में कितनी सेल हुई थी, 2003 में टॉप प्रोडक्ट क्या था, 2025 में कौन सा प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, 2024 में तुमने कितने % डिस्काउंट दिया था। जो भी पुराने डेटा के क्वेश्चन है वो मैं आंसर कर देता हूँ। अगर कोई मेरे से ये पूछेगा कि भाई बताओ 2028 में मैं कितना प्रॉफिट करूँगा, वो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो डैशबोर्ड में नहीं हो पाता, क्योंकि वो डेटा ही नहीं है। जैसे मैं ये पूछूंगा, बताओ भाई अगर मैं, मेरे को नया ऑफिस खोलना है, मैं कौन से स्टेट में खोलूँ, फ्यूचर में, फ्यूचर का सवाल हो गया ये भी, ये सब एनालिस्ट नहीं बताता। ओके। उसको बताने के लिए एक नया टर्म होता है जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, इसको बड़ा कर देते हैं, और ये जो काम करते हैं इनको बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, ये जो डेटा साइंस मशीन लर्निंग होती है, इसको आप एआई भी बोल सकते हो। ओके। ये हमेशा फ्यूचर के आंसर देता है हमें, आंसर द फ्यूचर। हाउ? ये इसका साइंस होता है, जो भी डेटा फ्यूचर में होता है ना, वो पास का देख के ही पता चलता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्टडी करके क्या? नहीं, प्रेडिक्शन हाँ का? हाँ हाँ, देखो प्रेडिक्शन कैसे काम करती है, समझ लो
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे समझ लो मेरे को ये पता करना है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, हाँ। ठीक है। ये कैसे, अब आपके वेदर में कैसे दिख जाता है प्रेडिक्शन? वो लोग क्या करते हैं, पुराना जितना भी डेटा उसको देखते हैं, ठीक है। समझ लो मैंने डेटा देखा, मैंने 2000 नहीं, समझ लो मैंने जनवरी का डेटा देखा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मैंने फेब का डेटा देखा, मार्च का देखा, अप्रैल का देखा, मई का देखा, जून का देखा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेट्स से मेरे पास पुराना पूरे साल का डेटा पड़ा है। लेट्स से हमें ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। तो मतलब समझो हम बना रहे हैं, हमें खुद का प्रेडिक्शन बनाना है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। मेरे को बनाने के लिए ये करना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेट्स से मैंने ये 1 साल का देख लिया, ये है मेरा 2000, लेट्स से पिछले साल का 25 का डेटा है मेरे पास। नाइस हैंडराइटिंग। तो मैं पहले चेक किया भाई जनवरी में 2025 में बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी, या फिर कितनी हुई थी। लेट्स से ये हो गया 10 मिलीमीटर हुई थी बारिश, या फिर हुई थी 20 मिलीलीटर, ठीक है, 20 मिलीमीटर। तो मैंने पहले नोट किया कि भाई पिछले साल जनवरी में 10 हुई थी, फेब में लेट से हुई नहीं थी, तो मैंने देखा बहुत कम हुई थी, मैंने यहाँ बिंदु डाल दिया। मार्च में मैंने देखा भाई थोड़ी ज़्यादा हुई थी, ऐसे मैंने हर मंथ का प्लॉट कर लिया कि भाई कितनी बारिश हुई थी यहाँ पे, उस हिसाब से मैं प्लॉट करते गया, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ 2024 के लिए भी की। लेट से मैं 2024 को यहाँ पे किसी और कलर से लिख देता हूँ। लेट से 2024 का भी मैंने नोट कर लिया था कि बारिश भाई हर महीने में कितनी होती है। लेट से जनवरी में थोड़ी कम हुई थी, फेब में लेट से हुई नहीं थी, बिल्कुल नीचे था, मार्च में लेट से थोड़ी यहाँ पे कहीं हुई थी, अप्रैल में थोड़ी और कम हुई थी। मैंने यहाँ पे ऐसे करके सारे पॉइंट्स बना लिए। अभी जब मैं, अब यहाँ पे देखो मैं सिर्फ पास्ट देख रहा हूँ हमारा कि पिछले सालों में कितनी बारिश हुई है, ठीक है। अब लेट से मैं 2023 का देखता हूँ, एक और साल पीछे चले गया, फिर मेरे को दिखा कि भाई जनवरी में यहाँ कहीं बारिश हुई थी, फेब में बिल्कुल नहीं हुई थी, लेट से मार्च में और ज़्यादा हुई थी, अप्रैल में और कम हुई थी, मई में और कम हुई थी, लेट से। यहाँ फिर मैंने हर एक महीने का पुराना रिकॉर्ड देख लिया। जब मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, अब मेरे को पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या है, मैं ये देख रहा हूँ, अगर मैं इस चार्ट को देखूँगा कि हमेशा जब भी जनवरी का महीना होता है हर साल पहले 10 मिलीलीटर के आसपास बारिश होती है। अगर मैंने ये देख लिया कि भाई पिछले 10 साल में 10 मिलीलीटर हो ही रही है, तो मैं बोल दूंगा भाई अगले साल भी 10 मिलीलीटर होगी। मतलब मैंने फ्यूचर देख लिया। मतलब मैं पास्ट पैटर्न को यस, रिकॉग्नाइज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही हूँ। करेक्ट। अभी तो देखो, हाउ डज इट हेल्प्स कंपनी मेकिंग डिसीजन कौन सा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, क्या लॉन्च करना है? हाँ, तो जैसे समझ लो ये पता करना है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेट्स से मैं अमेज़ॉन हूँ और मैंने रखा हुआ लेट्स से यहाँ पे, लेट्स से मेरे को देखना है कि जम्मू में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूँ मैं। मेरे पास पुराना सारा डेटा पड़ा हुआ है। अब मैंने देखा कि भाई कौन से महीने में कौन सा प्रोडक्ट बिकता है और वो कितना बिकता है। तो जब मैं ये चेक कर रहा था, मंथ चेक किया और मैंने प्रोडक्ट चेक किया, ठीक है, प्रोडक्ट, और लेट्स से मैंने ये भी देख लिया कि कितना बिका है, वो सेल्स भी चेक कर ली मैंने। लेट्स से मैंने पिछले 15 साल का डेटा चेक किया, तो मेरे को ये दिख रहा है कि भाई जब जनवरी आता है तो अचानक से, रुको यार, आई थिंक ये यूज़ करना चाहिए। तो लेट्स से मैं कंपनी हूँ, मैं डेटा चेक कर रहा था, मुझे दिखा जम्मू में अचानक से, अरे यार एक मिनट सॉरी, जो लेट्स से जनवरी में कूलर है उनकी सेल बहुत बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, ठीक है। और लेट्स से मेरे को फिर से चेक कर तो जम्मू में लेट्स से, यहाँ पे जम्मू नहीं लिखना चाहिए था, जैन लिखना चाहिए था। लेट्स से सितंबर में लेट्स से अम्ब्रेला की सेल बहुत बढ़ जाती है, अम्ब्रेला,
इंक्रीज। तो जब मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा भाई, अगर अम्ब्रेला सितंबर में बहुत बिकता है तो मैं अपने वेयर हाउस में जनवरी में अम्ब्रेला नहीं रखूँगा जम्मू में, मैं सिर्फ सितंबर में रखूँगा, क्योंकि फिर उनको पता चलता है अच्छा ये बारिश का सीज़न था इसलिए बिक रहा होगा। तो उन्होंने पुराना हाँ। डेटा पता करके ये बता दिया कि भाई मैं अपने वेयर हाउस में सितंबर में जो जम्मू के वेयर हाउस है ना इनमें छाते रखना ज़्यादा स्टार्ट कर दूंगा। अभी एक और एग्जांपल लो, लेट्स से कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से आइस शूज़ हैं, मतलब बर्फ़ में चलने वाले। अब वो जब इनकी सेल देख रहे हैं वो देख रहे हैं भाई राजस्थान में ये बिकता ही नहीं है, इट्स मेक सेंस ऑल्सो। यस। और वो ये चेक करते हैं कि लद्दाख में बहुत बिकता है, हम्म। तो वो पुराना डेटा पता करके ये देख लेंगे कि भाई सेल किसकी होती है, और फ्यूचर में वो यही चीज़ें रखेंगे वहाँ पे और इसके मिलती जुलती चीज़ें रखेंगे। समझ गई। तो मैं आपको छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं वो पुराना डेटा देख के ही आती हैं। कौन सी चीज बिक रही है? ऑफ कोर्स, यस यस, यस, आई गॉट इट। है ना। अभी लेट से फ्लिपकार्ट को अगले साल लगानी है बिग बिलियन डे सेल, और उनको पता करना है भाई मैं कितना आईफोन रखूँ मेरे पास कि आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो। यस, तो समझ रही हूँ। तो वो पहले देखेगा कि पिछले साल क्या हुआ था, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ आउट ऑफ स्टॉक हुआ, कौन सी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ नहीं हुआ। जहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ था वो वहाँ पे मे बी जहाँ ज़्यादा सेल नहीं हुई थी वहाँ कम कर देगा। और अगर उसको दिख रहा है कि गुजरात में भाई लास्ट ईयर मैंने लाख फ़ोन रखे, लाखों बिक गए, तो वो इसलिए 1 लाख से छोड़ के 2 लाख रख देगा। तो ऐसे इनका पूरा का पूरा पुराना डेटा देख के ही फ्यूचर के डेटा के डिसीजन आते हैं, समझ रहे हो। इवन दो मैं अगर आपको लास्ट एग्जांपल दूं कि भाई अगर मैं फोटो से कोई भी एआई होता है ना, जब उसको आप बोलते हो एक कुत्ते की फ़ोटो दोगे आप और उसको बोलोगे भाई ये बता कौन सा जानवर है, वो बता देगा ये कुत्ता है। ये भी मशीन लर्निंग है। कैसे होता है, एआई को ना पहले हमें ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है, जो आप लोग करते हो। करेक्ट, वो हम लोग करते हैं। वो ट्रेनिंग क्या होती है, मैंने क्या किया, एआई लेट से मेरा ये चैट जीपीटी था, ये अब चैट जीपीटी की टीम बैठी एक बार, उसने दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं उसकी फोटो दे दी उसकी फ़ोटो दी चैट जीपीटी को। और बोला कि ये कुत्ता है। यस, और उसको बोल दिया कुत्ता है ये। अब वो फ़ोटो देख के चैट जीपीटी ने पता किया जब मेरे को ये फ़ोटो दिखा रहा है इन सब में कॉमन क्या है, तो उसने देखा हर एक की 2 आंखें हैं, 4 पैर है। ठीक है, 4 लेग्स में बी 1 टेल है, ठीक है, स्मॉल हाइट है, कलर्स देख लिए उसने कौन कौन से होते हैं, हाइट भी चेक कर ली उसने कौन कौन सी होती है, पैटर्न्स देख ली। करेक्ट, पैटर्न्स देख लिए उसने। दोनों। जब मैं उसको ये दिखाऊंगा, अब उसको पता चल गया कुत्ते को ये किया है। अब लेट से मैंने सेम चीज़ किया था और मैंने उसको चैट जीपीटी को दूसरी बार कुत्ते की फ़ोटो नहीं दिखाई, मैंने उसको दिखा दी इंसान की फ़ोटो। अब वो यहाँ पे जितने भी मैंने इंसान की फ़ोटो डाले थे वो उससे भी पता कर लेगा कि भाई हर इंसान का क्या कॉमन है। वो बोलेगा भाई 2 पैर होते हैं, पूंछ होती नहीं है, हाइट जो भी पता चलेगी उसको लिख देगा, कलर हाइट ये सब लिख देगा, ठीक है। अब लेट्स से चैट जीपीटी बन गया, लेट्स से मेरे को बस इतना चैट जीपीटी बनाना था जो बस कुत्ता और ह्यूमन को बता पाता। अब जब मैं ये ट्रेनिंग हो गई, अब मैंने दुनिया को दे दिया, लो भाई मैंने बनाया बढ़िया एआई, इससे तुम पता कर पाओगे कि तुम्हारी फ़ोटो इंसान है कि कुत्ता है। अब जब नई फ़ोटो आएगी चैट जीपीटी ये सब चेक करेगा, भाई 2 आंखें हैं कि नहीं, 2 आंखें हैं मतलब कुछ भी हो सकता है, पैर कितने हैं फ़ोटो में, 4, अगर 4 है तो वो खुद बोल देगा भाई ये तो कुत्ता है। तो वो कोई जादू नहीं कर रहा, उसको पहले से ही पता है भाई कि ये ट्रेनिंग की हुई है। समझ गई। अब आप जितना बढ़िया ट्रेन करोगे, जितने बढ़िया, इनको बोलते हैं पैरामीटर, ओके। जितने ज़्यादा पैरामीटर से ट्रेन करते हो अपने एआई को उतना ज़्यादा अच्छा आंसर आता है। और जैसे ये कुत्ता है, हम कुत्ते के लिए हमने कितने पैरामीटर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो चैट जीपीटी ने किया है ना उसने 20 बिलियन पैरामीटर पर ट्रेन किया है। आप समझ रहे हो, मतलब उसने एक फ़ोटो को देख के एआई को बोला कि भाई तू जितना टाइम लेना है, और ये सब करने के लिए ना बहुत कंप्यूटर लगते हैं, बहुत प्रोसेसिंग लगती है। चैट जीपीटी का अनलिमिटेड पैसा था, उसने दिया, उसको बोला भाई तू जितना टाइम लेने लगा इस पे 20 बिलियन डिफरेंसेस बता दे मेरे को, और उन्होंने कर दिया ट्रेन। अभी जो भी हम काम बोलते हैं वो सब काम
क्योंकि चैट जीपीटी ने पूरा का पूरा इंटरनेट उठा के अपने अंदर डाल दिया है, तो वो देख के बता देता है कि भाई ये ऐसा हो रहा है या ये वैसा हो रहा है, समझ रहे हो? ये होता है AI/ML वाला काम, ये वाला काम, मशीन लर्निंग AI वाला काम, समझे? अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे समझे क्लाउड क्या है। क्लाउड कुछ नहीं है, जो आप ये जब चीज़ें होती हैं ये क्लाउड में पड़ी होती है, मतलब कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पड़ी होती है। बिग डेटा क्या होता है, नाम में ही लिखा है। जो भी ये डेटा आता है ना, ये बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है। जो भी डेटा मेरा डेटाबेस में पड़ा है या वेयर हाउस में पड़ा है। एक मिनट सर, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, क्लाउड का बोलूँ अभी? अभी आपने क्या बोला, बिग डेटा क्या हाँ होता है? हाँ, बिग डेटा क्या होता है ना, जो भी जैसे हमारे फ़ोन में कितना डेटा होता है, 1 GB, 2 GB, 6 GB, 10 GB। मगर जब कंपनीज काम करती हैं इनके पास ट्रिलियंस में डेटा होता है, पीटाबाइट करके भी होता है। जैसे हमारा जीबी होता है ना, जीबी के बाद पेटाबाइट आता है, टेराबाइट आता है, गीगाबाइट आता है। मेगाबाइट। हाँ, तो सबसे छोटा होता है, मैं आपको अगर अब यहाँ पे दिखाऊंगा तो गूगल पे दिखाऊंगा अगर मैं आपको, KB, MB, GB चार्ट यहाँ पे दिखेगा, ये देख हाँ, तो ये चार्ट होता है। छोटा डेटा बाइट में होता है, फिर KB में आता है, B मतलब बाइट होता है हमेशा, फिर MB में आता है, M और ये B, फिर GB आता है, फिर TB आता है, फिर PB आता है, EB आता है, ZB आता है, YB आता है। और 1 MB में 1000 KB होता है, 1 GB में 1000 MB होता है, 1 TB में 1000 GB होता है, 1 PB में 1000 TB होता है। तो यहाँ पे कंपनीज के पास बहुत बड़ा डेटा होता है, समझ रहे हो? तो जब डेटा इतना बड़ा होता है उसको बोलते हैं बिग डेटा। डिफरेंस, अभी डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, बिग डेटा को इतना लोग हवा क्यों बनाते हैं। अभी समझो आपको मेरे को कोई वीडियो भेजनी है, जो आपकी वीडियो अगर लेट से 200 MB की है या लेट से 20 MB की वीडियो है, आपने देखा होगा वो बहुत आसानी से चली जाती है हाँ, बड़ी नहीं जाती है है। ना? अगर मैं आपको बोलूँ तो 20 GB की वीडियो भेजो, आप मेरे को भेज भी नहीं पाओगे, नहीं बैठ पाओगी, है ना? राइट। अगर भेज भी दिया तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जो बिग डेटा होता है, जो कंपनीज में डेटा होता है, उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अलग कोडिंग करनी पड़ती है, अलग भाषा लिखनी पड़ती है, उससे वो बिग डेटा आसान हो जाता है। कुछ नहीं होता यार, बड़ा सा डेटा उठाते हैं, उसको छोटे छोटे पीस पे तोड़ देते हैं और वो छोटे छोटे पीस पे काम करते हैं एक एक करके। ये होता है बिग डेटा, कि बड़ा डेटा उठाया, छोटे छोटे पे काम किया, जब काम हो गया वापस से छोटे पीस जोड़ के बड़ा बना दिया। समझ गई हूँ मैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बिग डेटा, और हर कंपनी बिग डेटा पे काम करती है। गॉट इट। ठीक है, इंजीनियरिंग बताया मैंने आपको, एनालिटिक्स बताया। AI इंजीनियरिंग क्या होता है? कुछ भी नहीं, जो भी मैं आपको एंड में बता रहा था, जो भी ये मशीन लर्निंग AI काम होता है, जो डेटा साइंटिस्ट करता है, इसको बोलते हैं AI इंजीनियरिंग। गॉट इट। ठीक है, ये हो गया आपका AI इंजीनियरिंग। इसके बाद में क्लाउड बताया, बिग डेटा बताया। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि कंपनीज या जो एनालिस्ट होते हैं वो डैशबोर्ड बनाते हैं, इसको डेटा एनालिटिक्स भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। मतलब तुम बिजनेस को इंटेलिजेंट बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? गॉट। आपने बिजनेस को डैशबोर्ड दे दिया, इसी को बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, कुछ नहीं है और। समझ गई। मतलब डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस सेम चीज़ें हैं। अब ओके। बिजनेस इंटेलिजेंस को BI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बी से बिजनेस, आई से इंटेलिजेंस। डेटा एनालिस्ट को शॉर्ट फॉर्म में DA बोलते हैं, D से डेटा, A से एनालिस्ट। डेटा इंजीनियर या डेटा इंजीनियरिंग को शॉर्ट फॉर्म में DE बोलते हैं, मतलब D से डेटा, E से इंजीनियरिंग। ये होते हैं लिंगो। डेटा साइंस को बोलते हैं डीएस। DS, और जो AI होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। AI इज इक्वल टू आर्टिफिशियल, इंटेलिजेंस, हाँ ये मुझे हाँ पता यस, है। सॉरी माय बैड, इंटेलिजेंस। बड़े स्मार्ट हो यार आप तो। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं वापस जाऊंगा, अगर अभी आप पूछ सकते हो भाई इसमें ये तो आया नहीं डेटा आर्किटेक्चर। अब अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पे,
तो डेटा आर्किटेक्ट का काम क्या होता है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। डेटा इंजीनियर भी काम कर रहा है, डेटा एनालिस्ट भी काम कर रहा है, और डेटा साइंटिस्ट भी कर रहे हैं। करेक्ट। तो पूरी डेटा की जर्नी में 3 लोग आ गए, और सब किसी को भी पूरा काम नहीं आता। इसको अपना आधा काम आता है जो ये वेयर हाउस तक लेके आता है, एनालिस्ट को आधा काम आता है जो सिर्फ डैशबोर्ड बनाता है वेयर हाउस पे, साइंटिस्ट को आधा काम आता है जो सिर्फ डेटा उठा के एआई बनाता है। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, वो पूरा का पूरा जानता है। मतलब अभी के सिनेरियो में क्या होता है, जो भी डीई का बंदा होगा, जो भी डेटा इंजीनियर होगा, उसको डैशबोर्ड बनाने नहीं आते, क्योंकि उसका काम ही नहीं है वो तो सिर्फ डेटा उठाता है और डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस में डाल देता है यहाँ तक। जो डेटा एनालिस्ट होता है उसका काम क्या होता है, वो यहाँ से उठाता है डेटा और डैशबोर्ड बना देता है। उसको ये पता ही नहीं है डेटाबेस में क्या होता है, उसको ये पता ही नहीं है पीछे क्या चल रहा है, उसको ये पता ही नहीं है पाइपलाइन कैसे बनती है। सेम चीज़ डेटा साइंटिस्ट के साथ, उसको ये पता ही नहीं होता कि भाई मेरे जब से एआई बनाने से पीछे क्या हो रहा है, उसको डैशबोर्ड कैसे बनाता है वो नहीं आता, वेयर हाउस में क्या होता है वो नहीं पता, बेस में क्या होता है वो नहीं पता, पाइपलाइन कैसे बनती है वो नहीं पता। मगर जो डेटा आर्किटेक्ट होते हैं ना, ये सब जानते हैं, सब कुछ उनको आता है। यस। तो आप कोर्स में ये सारा कुछ पढ़ाओगे? यस। मतलब अगर ये कोर्स, अगर कोई जिसको बेसिक, ऑफ कोर्स बेसिक चीजें आती है, करेक्ट, तो ही विल बिकम अ कंप्लीट डेटा आर्किटेक्ट। यस। समझ गई। और इसी को बोलते हैं, अब ये सारा काम जो हो रहा था हम कंपनी के लिए करते हैं, कंपनी का ही फैंसी नाम होता है एंटरप्राइज। तो इसी को बोलते हैं एंटरप्राइज डेटा आर्किटेक्ट। यस। तो आइडियली जब मैं आपको वहाँ पे भी बता रहा था कि सबका एंड गोल ये होता है, डी वाले का भी एंड गोल ये होता है उसको आर्किटेक्ट बनना है, इंटेलिजेंस और बीआई वाले का भी काम ये होता है उसको आर्किटेक्ट बनना है। डीएस का जो काम है ना, इसको हम जनरली छेड़ते हैं क्योंकि इंडिया के लोग डीएस नहीं बनते, इसके लिए पीएचडी लगती है, तो इस पर ज़्यादा काम करते नहीं इंडिया में लोग। आपके पास पीएचडी है? नहीं, मैं क्योंकि स्टार्टअप में काम करता हूँ यहाँ बना देते हैं, बट अगर मैं किसी बड़ी कंपनी में गया वो बोलेंगे भाई अपनी पीएचडी दिखा। तो आपकी पीएचडी बनवा दो। मैं समझ रहा हूँ कौन सी पीएचडी की बात हो रही है, प्रेटी ह्यूज डी की बात तो नहीं हो रही। तो जो आर्किटेक्ट है ना, इसको सब पता होता है, इसको ये भी पता है बेस में क्या हो रहा है, इसको ये भी पता है वेयर हाउस में क्या हो रहा है, इसको ये भी पता है क्लाउड में क्या हो रहा है, इसको ये भी पता है डैशबोर्ड में क्या हो रहा है, इसको ये भी पता है एआई में क्या हो रहा है। तो जो बाकी कोर्सेज होते हैं वो यहाँ डीई के होते हैं, डेटा इंजीनियर बन जाओ, या कोई एक डीए का टूल होता है बोलते हैं टैबलो एक्सपर्ट बन जाओ, या वो बोलते हैं भाई S3 एक्सपर्ट बन जाओ, या वो बोलते हैं डेटाबेस एक्सपर्ट बन जाओ। हम बोल रहे हैं भाई ना, तुम पूरा बनो यहाँ पे। समझ गई। ठीक है। और ये कोर्स ज़्यादा इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऐसे लोग ही बहुत कम है जिनको सब आता हो। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, एक कंपनी में जनरली जो डेटा इंजीनियर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, ये बहुत होते हैं, 100-200 होते हैं समझ लो आप। 100-200 लोग होंगे जो डेटा इंजीनियर होंगे समझो, और जो डेटा आर्किटेक्ट होगा वो 1 या 2 होगा। ये इतना नीश है ये, समझ रहे हो। ये काम बहुत टफ होता है, इसीलिए क्योंकि ये काम टफ है और क्योंकि इंडस्ट्री में इतने लोग भी नहीं है, इसलिए कोर्सेज भी नहीं है। समझ गई। समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बता दिया कि एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट क्या है। अगर आपका ये सवाल है कि बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, तो जब भी ये सब चीज़ें करनी होती है ना, जैसे समझ लो कोई कंपनी को पहले सेटअप करना है डेटाबेस, तो वो कंपनी आएंगी हमें बोलेंगी भाई मेरे को डेटाबेस सेटअप करना है। अब जब वो सिग्मॉइड के पास आएंगी तो सिग्मॉइड को उनसे सवाल पूछने पड़ते हैं। सवाल क्या होंगे कि भाई कितना डेटा है, डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, कितने लोगों का डेटा है, वो डेटा कहाँ कहाँ से आता है, ऐसे सवाल करने पड़ते हैं। ये जो सवाल हाँ, बोलो बोलो। फिर you can create pipelines and make a database, फिर warehouse, फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेजेस है ना। जो आपने ये वर्ड यूज़ किया ना, नहीं बनवाना है। यस,
जो आपने ये वर्ड यूज़ किया ना अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, करेक्ट? ओके। कि आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो क्लाइंट से कि भाई चाहिए क्या तेरे को और मैं कैसे बनाऊंगा वो बता दूंगा फिर मैं, है ना? ये चीज़ मतलब आप बिजनेस से रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हो, ये काम करते हैं बिजनेस एनालिस्ट। ओके। तो ये नॉन टेक्निकल जॉब है, ये बस पता कर रहे हैं चाहिए क्या। सिर्फ इंफॉर्मेशन यस, कलेक्ट कर रहे हैं। बिजनेस एनालिस्ट का काम ये होता है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दे देता है बाकी इंजीनियर्स को, वो फिर बाद में काम करते हैं। इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है क्या? इसके लिए कोर्सेज वोर्सेज होते हैं बट ये नॉन टेक्निकल जॉब है, ये बनना सबसे आसान होता है। मैं बन जाती। आप तो मेरे एनालिस्ट हो ना आप तो। इसके लिए क्या अगर आप पूछोगे कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्या चाहिए, अब समझ लो आपको कोई सवाल पूछता है बंदा कि भाई बताओ यार मेरे को ना डेटाबेस खरीदना है एक, तो क्या सवाल करने हैं वो भी पता होना चाहिए ना। करेक्ट। मगर ये इतना मुश्किल नहीं होता। आप अगर मतलब पहले से केस स्टडी होती है, 10-15 केस स्टडी होती है कि क्लाइंट को ये चाहिए हो सकता है, क्लाइंट को वो चाहिए हो सकता है। वो केस स्टडी जब आपको पहली बार, जो एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं बिग फोर। बिग फोर कंपनीज ओके। होती हैं, डेलॉयट होती है, ईवाई होती है, केपीएमजी होती है ना। इन ये कंपनियां एग्जिस्ट इसलिए करती हैं क्योंकि ये बिजनेस एनालिस्ट देती हैं हमें। इनको बस एक ही काम आता है, ये बस रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। तो वहाँ समझ। उन लोगों ने पहले से केस स्टडी पब्लिश की होती है, तो वो थोड़ा बहुत रट के चले जाओ तो सब एनालिस्ट बन जाते हैं। तो इतना टफ नहीं होता, मगर स्टिल थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ता है उनको, है ना? तो आपका अभी मैंने ये बताया कि ये क्या है और ये क्या है। अगर मेरे को सैलरी बताना है आपको, अंडरस्टैंड द सैलरी जंप, तो अगर आपको मैं सिर्फ ये चार्ट भी दिखा दूँ तो आप समझ जाओ कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होगी, आर्किटेक्ट की। हाँ ऑफ कोर्स। क्योंकि उसको कंपनी में बंदे 2-3 हैं, वो सब का सब जानता है, तो इसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। और तो मैं एक बात पूछूं, हम्म, क्या ये तीनों का काम अकेले करता रहता है क्या? सो गुड क्वेश्चन। ये जो भी डेटा आर्किटेक्ट होता है ना, ये काम खुद नहीं करता। वो करवाता है इन यस, लोगों से, वो, और ये लोग कहीं पे अटकते हैं तो यस, हेल्प करता है बिकॉज ही करेक्ट, नोज एवरीथिंग। सो करेक्ट। ही इज काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। समझ लो, नाइव टर्म में टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर समझ लो आप। हाँ मतलब मैंने आईटी में काम किया, वहां पे ऐसे ही होता था। दैट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके पास उसकी टीम है, वो टीम को काम अलोकेट करता है। और जहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मे बी कोडिंग में इशू आया, हाँ, तो then he comes along and he helps. That's why he's earning more. करेक्ट, अब ऐसे समझ सकते हो, Got है ना? it. तो ये हो गया सैलरी वाला पंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताया कि भाई, हाँ हाँ, वो तो इसमें ही है सारा है ना? कुछ। हाँ, तो अगर मैं नीचे जाऊँगा, हाँ, अभी सैलरी डिफरेंसेस में ना एक और फैक्टर आता है कि एक ही कंपनी में हो सकता है, ऐसे मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, लेट्स से मैं डेटा एनालिस्ट को पकड़ लेता हूँ, ठीक है? अब हमारी ही कंपनी में हो सकता है लेट्स से 5 एनालिस्ट हैं, यहाँ पे करते हैं 100, यहाँ पे लिखते हैं DA1, DA मतलब डेटा एनालिस्ट, DA2, DA3, DA4, DA5। अब इन सब की सैलरी अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है स्किल्स पे। Got it. जिसको बहुत डेप्थ नॉलेज है, अब यहाँ पे फैक्टर आएगा जो आपने सवाल पूछा था, अगर ये सारे सॉफ्टवेयर हैं तो ये मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए होता है, अब सॉफ्टवेयर दो तरीके से काम करता है। एक तो होता है कि आपको पता करना पड़ता है कि इसके अंदर बटन कब क्लिक करने हैं। मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, लेट्स से आप कोई भी मैं उठा लूँ, डेटाबेस उठा लूँगा, या अब इनके अंदर हज़ारों बटन होते हैं। ओह, तो जैसे फेसबुक है, उसके अंदर 5 ही बटन होंगे, लाइक, कमेंट, पोस्ट, रिएक्ट, है ना? हाँ इनके अंदर हज़ारों में बटन होते हैं। सही में। यस, तो इनको इसलिए पैसा मिलता है, इनको पता है कौन सा बटन कब दबाना है, समझ रहे हो? हाँ तो बेशक काम इम्पोर्टेंट, काम मुश्किल नहीं है, बेशक आपको यूआई दे दिया, बेशक आपके पास सॉफ्टवेयर ही है, सिर्फ फेस व्हाट्सएप के जैसा ही है, बट यहाँ ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो ये लोग हैं, इन्होंने टाइम लेके सीखा है कौन सा बटन कब दबाना है, समझ रहे हो? समझ गई हूँ। एक होता है ये। अभी आप पता है,
यार मुझे थोड़ा थोड़ा पता है यार, हमको तो थोड़ू थोड़ू पता है आपसे, मगर कम ही पता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा एनालिस्ट की डिफरेंट डिफरेंट सैलरी होती है। जिसको सबसे ज्यादा बटन दबाने पता है वो उनकी ज्यादा, ऐसा तो नहीं होता? एक फैक्टर ये भी होता है कि अब लेट से वही आपको बता रहा हूँ कि लेट से ये टैबलो था, हाँ। जिसको टैबलो के बटन दबाने आते हैं उसको लेट से 5 रुपये मिलेंगे, ओ, जिसको टैबलो और पावर बी दोनों के बटन दबाने आते हैं उसको 10 रुपये मिलेंगे। समझ गई। भाई कितना कितना नाइव कर दिया हमने इसको, बट अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि है बटन ही सब में। हाँ। जिसको दोनों बटन दबाने आते हैं उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब एक टूल को कितने बटन, अगर आपको मैं टाइमलाइन दे दूँ अंदाज़ा, कोई भी एक टूल पकड़ोगे तो 1 महीने में वो सीख सकता है कि कितने बटन है और वो बटन क्या करते हैं। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट ही है हाँ जैसे। करेक्ट, अब जैसे व्हाट्सएप है, इसमें तो एक दिन में पता चल जाता है कौन सा बटन दबा के क्या होगा, मगर ये जो टूल होता है हाँ। इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है क्या हो रहा है, वो कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है बटन वैसा। हम्म। तो एक और मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो 90% जनता है ना हमारी डेटा में, हम्म। एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट समझ लो, डेटा इंजीनियर समझ लो, उनको सिर्फ ये पता है कि बटन दबाने से क्या होता है, हम्म। उनको ये पता नहीं है कि बैकएंड में क्या हो रहा है। जब हम बोल रहे थे ना कि हमें डेप्थ बताएंगे, डेप्थ का मतलब ही ये हाँ। है कि अगर मैंने एक बटन दबाया और टैबलो ने कुछ किया, वो क्यों किया, कैसे किया, वो हमें पता है, वो मेरे को So पता है। you can make a better decision as a यस, data architect. यस, करेक्ट। And that's how you will then decide कि कंपनी की ज़रूरत क्या है, यस, उनको डिलीवर क्या करना है, और एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, व्हेन यू नो के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। ओके, आई करेक्ट, गॉट इट। है ना। तो जो आर्किटेक्ट होता है, जैसे समझ लो डेटा एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जिसको टैबलो का बटन दबाना आता है वो टैबलो का एनालिस्ट हो गया, जिसको पावर बी का बटन दबाना आता है वो पावर बी का एनालिस्ट हो गया। प्लस उनको भी टैबलो को पावर बी का सब कुछ नहीं आता, उनको बस टूल चलाना आता है, उनको ये नहीं पता होता भाई पैसे कितने लगते हैं, बड़े स्केल पे कैसे काम होता है, वो सब भी हम सिखाएंगे, वो भी एनालिस्ट का काम, आर्किटेक्ट का काम होता है। और आर्किटेक्ट का काम ये भी होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, जैसे टैबलो और पावर बी है, जैसे स्नोफ्लेक डेटाबेस मैंने यहाँ लिख दिया, कौन सा सॉफ्टवेयर कब यूज़ करना है वो भी आर्किटेक्ट बताता है। ओके। ये भी किसी और को नहीं पता होता, क्योंकि जो टैबलो का एनालिस्ट होगा उसको बस ये पता होगा कि टैबलो क्या करता है, उसको ये पता ही नहीं होता कि पावर बी क्या करता है। सेम चीज़ पावर बी, जो पावर बी का डेटा एनालिस्ट होता है उसको ये पता होता है पावर बी क्या करता है, उसको ये नहीं पता होता टैबलो क्या करता है, समझ गई। है ना। तो ये एक वो होता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अभी जब आपने यहाँ पे चीज़ें बोली हैं मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। डेटा वेयर हाउस मैंने आपको भी बताया, जब भी तो आपका मुझे डेटा डेटा बेस में होता है वो उसे डैशबोर्ड नहीं बनाते, वो स्लो होता है तो डेटा वेयर हाउस में डाल देते हैं। एक आपने यहाँ पे डेटा लेक पे डाला है, अच्छा वर्ड है, मैं आपको यहाँ ये सब चीज़ें, लेक हाउस वेक हाउस कहाँ से उठा लिया भाई, ये सब मत देखो तुम। यार, जो मेरे को पता होना चाहिए ये सब चीज़ें हैं। ये तो बहुत सो बहुत डिटेल में हो गया। अच्छा मैं आपको एक बार बताता हूँ आपको, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भाई जो हम टूल सिखा रहे हैं उनका काम क्या है। डेटा वेयर हाउस का मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जब भी डेटा होता है बेस में, हम उसको उठा के वेयर हाउस में डाल देते हैं ताकि वेयर हाउस से हम डैशबोर्ड बना पाएँ। तो समझ गई। अब डेटा वेयर हाउस के जैसे ना एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं डेटा लेक। बड़ा होता है क्या वेयर हाउस से? नहीं नहीं नहीं, नाइस अटेम्प्ट, मगर लेक में क्या होता है ना, जो भी आपके पास फाइल्स होती हैं, आप फाइल्स यहाँ डालते हो, मतलब डेटाबेस में से जो भी फाइलें आ रही हैं आपकी, फाइल क्या होती हैं, फाइल होती हैं पीडीएफ, एक्सेल शीट जो आपने बताया। करेक्ट, फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, जिफ्स हो गया, ये सब चीज़ें हैं ना, ये फाइलें हैं। जो दूसरा जैसे टेबल का डेटा होता है, जो एक्सेल का, जब मैं आपको बता रहा था मोस्टली जो एक्सेल होता है जिसमें भी टेबल का डेटा होता है जिसमें रो और कॉलम होते हैं, रो कॉलम, ये वैसे आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है बट आपने लिखा है तो मैं बता रहा हूँ। जो भी ऐसा डेटा होता है जिसमें बस स्ट्रक्चर होता है,
रोज़ होती हैं, कॉलम होती हैं, वो वेयर हाउस में जाता है। बट जो भी ऐसा फ़ोटो वीडियो वगैरह होता है, कंपनी उसको स्पेशल सॉफ्टवेयर में डालती है, उसका नाम होता है डेटा लेक। ओके। समझ रहे हो? जो आपने लेक हाउस लिखा है, वो क्या होता है ना, वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बोलता है कि तुम डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक दोनों के काम मेरे अंदर कर सकते हो, तुम्हें दो अलग सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओह। तो अगर आप इस वर्ड को भी देखोगे, लेक हाउस, इसमें वर्ड में पहले लिखा है लेक, मतलब आप डेटा लेक का काम भी कर सकते हो इसमें। और वेयर हाउस का यस, हाउस है। करेक्ट, वेयर समझ हाउस का गई। हाउस है। ठीक है, ये भी अलग सॉफ्टवेयर है। जब आप नीचे आ रहे हो, आपने दो वर्ड लिखे हैं, ETL और ELT, और नीचे डेटा पाइपलाइन भी लिखा है आपने। सब एक ही है क्या? सब एक ही है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा पाइपलाइन था, ETL और ELT। अगर मेरे को आपको इसका डेफिनेशन बताना है, इनका मतलब इसका बताता हूँ। जैसे मैं, का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, मतलब आपने हर जगह से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। हम्म। का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। अभी ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? लेट्स से आपका डेटा अनक्लीन्ड पड़ा हुआ है। लेट्स से मैं तमन्ना को बोलता हूँ गुटली, और आपकी मम्मा तमन्ना को बोलते हैं शबनम, और आपके ऑफिस वाले आपको बोलते हैं तमन्ना। हो आप एक ही इंसान, पर अलग अलग बंदा आपको अलग नाम से बुला रहा है। तो हाँ। जब ये क्लीनिंग करनी है, क्योंकि अगर मैंने ऐसे कर दिया, अगर मैंने आपका तीनों, आपका लेट्स से यहाँ से डेटा उठा के डेटा वेयरहाउस में 3 नाम डाल दिए, तो मेरे को लगेगा मेरे 3 कस्टमर हैं। समझ बट गई। भाई इंसान तो एक ही था वो। जी। तो मेरे को हमेशा ऐसे डेटा को क्लीन करना पड़ता है। क्लीन क्या होगा? मैं थोड़ा सा कोड लिख दूंगा कि भाई गुटली इज इक्वल टू तमन्ना इज इक्वल टू शबनम। हम्म। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो जब भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम थोड़ा बहुत क्लीन करते हैं, तो मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है हम उसको लोड कर देते हैं, मतलब डेटाबेस में लोड कर देते हैं। इसको बोलते हैं डेटा पाइपलाइन, या ETL या ELT। समझ गई। ठीक है, इसके नीचे आपने लिखा है गवर्नेंस। अभी गवर्नेंस वर्ड आता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का काम बस ये है, इसको देखना है जो भी हमारे सिटीज़न है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई भाई दंगे तो नहीं कर रहा, कोई रूल्स तो नहीं तोड़ रहा। हम्म। गवर्नेंस का भी यही है। डेटा गवर्नेंस का मतलब ये है, आपका जो डेटा है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन कहीं भी फैली हुई है, या फिर आपके 10 यूज़र हैं और आपने 12 के 12 लाइसेंस ख़रीद लिए हैं। तो जो रूल्स सेट करने होते हैं कि डेटा कैसे मूव करेगा, अच्छे से मूव करेगा, अच्छा डेटा पड़ा है कि नहीं, इंडिया के डेटा में इंडिया का डेटा है, US का डेटा तो नहीं है, वो सब होता है गवर्नेंस में। समझ गई। इसके नीचे आपने लिखा है मेटा डेटा। मेटा डेटा का नाम मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा वो टेक्निकल हो जाता है, बट रुको मेरे को कुछ सोचने दो। हाँ, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में 100 रुपये की सेल हुई है, US में 200 की सेल हुई है। हम्म। ये जो 100 और 200 है जो सेल हुई है, ये हम्म। मेरा एक्चुअल डेटा है। ओके। मगर मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा इज डेटा अबाउट द डेटा। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये 100 है, हाँ। जैसे इंडिया में 100 रुपये की सेल हुई है, हाँ। अब ये 100 है, ये नंबर है एक, है ना? हाँ। तो मैं ये बोलूँगा कि जो सेल होता है वो एक नंबर होता है। हम्म। अब 100 रुपये की सेल हुई है, लेट से, क्या पता 100 रुपये 20 पैसा की सेल होती, सही बोल तो रहे मैं हो। ये बोल देता सेल जो हमारी होती है वो नंबर में होती है, और वो पैसे में भी हो सकती है। हम्म। अब इंडिया के लोग सिर्फ INR में सेल करेंगे, तो मैं ये भी बोल दूंगा जो मेरी सेल होती है वो INR में होती है। हम्म। तो इवन तो ये तीनों चीज़ें, कि जो सेल है वो रुपये में हो रही है, सेल डेसिमल में है, सेल नंबर है, ये डेटा नहीं है, 100 रुपये नहीं बता रहा मुझे, जी। मगर मुझे ये रूल बता रहा है कि सेल का क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। हम्म। इसको बोलते हैं मेटा डेटा, मतलब डेटा अबाउट द डेटा। हम्म। समझ रहे हो? समझ रही हूँ। अब जो नीचे, मैं इस पर थोड़ी सी चीज़ें स्किप करूँगा, ये बहुत टेक्निकल है। ये काफका इसमें क्या कर रहा है लेकिन?
ये काफका और स्पार्क, मैं या फिर इसका अलग से सेशन लूंगा। काफका ये अलग है, जो आप सोच रहे हो वो वाला काफका नहीं है। पर ये क्या बात हुई यार, क्या हुआ? सब जगह पे क्यों आ गया ये सब? ये जिसने बनाया उसने काफका को याद करके बनाया कि था। आपने मुझे क्लाउड, AWS, अजर ये सारा कुछ आपने बता दिया है। हाँ, तो मैं इसमें बाकी भी बताऊंगा आपको किसी दिन डिटेल में बैठ के। मगर वो अगर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आप तो मेरे को लग रहा है आप कल ही डेटा एनालिस्ट की जॉब अप्लाई करो, बन जाओगे। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। Actually, when you are making it make me understand all this, I यस, feel like even I can do it. ये हुई ना बात। तो ये थोड़ा बहुत कच्चा चिट्ठा होता है कि यहाँ क्या हो रहा समझ रही हूँ। है ना। तो यही चीज़ें हम उनको बताने वाले हैं। आपने यहाँ पे मुझे पूछा था टफ़ क्यों होता है। सिंपल भाषा में टफ़ इसलिए क्योंकि बहुत बटन होते हैं। अगर मेरे को आपको एग्जांपल देना है ना, ये जो आप तबला बोलते हो ना, मैं उसको दिखाता हूँ। जैसे ये तबला है, मैं आपको एक्सक्लोज करता हूँ और लेट्स से ये दिखाता हूँ क्लोज। ये तबला है हमारा। ओह, अब यहाँ पे बटन बहुत होते हैं, इवन दो है दिखता बड़ा सॉफ्ट सिंपल सा ही है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए किसी डेटा से कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख रहे हो कितने बटन आ गए यहाँ पे। what the fuck? ये सब बटन अब काम, जैसे मैंने आपको बताया ये टैबलो है ना, जो अगर मैं वापस जाऊँगा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा जो है टैबलो। यहाँ पे लिखा था मैंने, ये हमें डैशबोर्ड बनाने के काम आता है। अब डैशबोर्ड बनाना टफ़ नहीं है टैबलो में। अगर मैं आपको बताऊँ, लेट्स से आपको देखना है कि एक मिनट रुको। हाँ, लेट्स से आपको देखना है किस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है। ठीक है, बहुत आसान होता है। आपको प्रोडक्ट देखना है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आप इसको उठाते हो और या तो रोज़ में डालते हो या कॉलम में डालते हो। लेट्स से मैंने रोज़ में डाल दिया। अब मेरे जितने भी प्रोडक्ट थे सारे रोज़ में आ गए। फर्नीचर एक प्रोडक्ट है, एक ऑफिस सप्लाई का प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि इनकी कितनी सेल हुई है। तो मैं यहाँ पे सेल देखता हूँ, कहाँ पे लिखा है सेल, ये लिखा हुआ है। इसको उठा के मैं यहाँ डाल दूँगा, डैशबोर्ड बन गया, एक चार्ट बन गया मेरा। अब मेरे को सेम चीज़ देखनी होती है, लेट्स से डिस्काउंट, कि किस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं पहले प्रोडक्ट उठाऊँगा, इसको यहाँ रख दूँगा, डिस्काउंट उठाऊँगा, इसको यहाँ रख दूँगा, ये मेरा चार्ट बन गया। अगर मेरे को ये चार्ट पसंद नहीं है, कोई और बनाना है, यहाँ पे एक शो मी करके बटन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करो, आपको दूसरे चार्ट बन जाएंगे। तो काम मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो। मगर ये पता करने में कि कौन सा बटन कब दबाने से क्या होता है, यही काम है बस। समझ गई हूँ। अगर आपने इस टूल के सारे बटन सीख लिए ना तमन्ना, या फिर कोई भी नया बंदा सीख ले, वो बोलता है वो टैब्लो एक्सपर्ट बन गया, वो टैब्लो का डेटा एनालिस्ट बन गया। बस बटन चलाना पता होना चाहिए कि कौन सा बटन क्या करता है, जिससे प्रेजेंटेशन ऑन होती है कि नहीं होती है। ये काम होता है टेक्निकल लोगों का। तो इवन दो वो बहुत हवा मारते हैं भाई हम टेक्निकल हैं, कुछ है नहीं, उसको बस बटन पता है कब क्या दबाना है। Got it. ठीक है, तो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बटन बहुत होते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। मगर मेरे को एक फन फैक्ट है, टैब्लो चलाना 1 घंटे में सूरज ने सिखाया था। ये बात Nice. होगी मेरा इंटरव्यू था डेटा एनालिस्ट का, और सूरज ने मेरे को 1 घंटे में सिखाया और मैंने इंटरव्यू क्रैक कर दिया। इतना आसान है, सोचो। समझ रही हूँ, आपके लिए है। तो नहीं, सबके लिए है, बस उनको, जैसे मेरे को सूरज ने जिस तरीके से सिखाया था, वो डेप्थ नहीं पता होती किसी को, समझ रहे हो। तो वो वाला फैक्टर होता है। अभी मुझे बताओ इसमें और क्या बताऊँ आपको मैं। आपने वो चिट्ठी बनाई थी, वो कहाँ गई? चिट्ठी कौन सी? जिसमें आप लिख रहे स्क्रैप पेपर, क्या बोल रहे हो? ये वाला क्या? नहीं नहीं, दूसरा किसी में लिखते हो ना। चिट्ठी समझा नहीं मैं। हाँ, ये स्क्रैच पैड पे लिखा था ना कुछ। कौन सा? यही तो था। ये नहीं था, कहीं पे लिखा था आपने। ओ, ये बोल रहे हो क्या? हाँ, चिट्ठी चिट्ठी। बनाई है ना, वही तो कहीं। समझ गया मैम, समझ गया। ठीक है।
अभी जैसे आपने नीचे थोड़े बहुत वर्ड लिखे थे ना, मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ। जो आपका, जैसे आपने पहला वर्ड लिखा था इंजेक्शन, इंजेक्शन का कोई और बटन कलर यूज़ करते हैं, जैसे लाल करते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है आप डेटा को इंजेस्ट कर रहे हो, अंदर डाल रहे हो। हाँ यार बड़े गंदे वर्ड यूज़ करते हो आप तो। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं ये बताऊँ, यहाँ से सारा डेटा जो भी अलग अलग जगह से डेटा आता था उसको आप डेटाबेस में डालते हो, इसी को फैंसी वर्ड को बोलते हैं इंजेक्शन। ओके, कि आपने डेटा इंजेस्ट कर दिया। जो आपने समझ गई। दूसरा लिखा था स्टोरेज, अब आपका डेटा यहाँ पर स्टोर हो गया डेटाबेस में, इसको बोलते हैं स्टोरेज। ठीक है, इसके बाद में आपने लिखा था ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो भी होता है ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि क्या पता शबनम के 3 नाम हो, मैं ये तो बोलूँगा नहीं मेरे 3 कस्टमर हो गए, भाई कस्टमर तो एक ही है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है गवर्नेंस, मतलब मेरे को ये मेक श्योर करना पड़ेगा, अगर तमन्ना मेरी कस्टमर है लेट्स से फ्लिपकार्ट पे, तमन्ना का जो डेटा है वो लीक नहीं होना चाहिए, तमन्ना का जो क्रेडिट कार्ड है वो बड़ा सेफ होना चाहिए, वो सब गवर्नेंस में आता है। ओह, ठीक है। अगर आगे ऑर्केस्ट्रेशन है, ऑर्केस्ट्रेट, ये भी सब इंग्लिश वर्ड ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब ये होता है जो भी वो मैं यहाँ, गाना। हाँ जैसे आपको पता है ऑर्केस्ट्रेटर वो जो आगे डंडे से हिलाते सबको बताता है क्या करना है, पियानो ऑर्केस्ट्रेटर होता है जो, यहाँ पे भी वही है, ऑर्केस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इन सबको बताता है कि भाई पहले कौन चलेगा, फिर कौन चलेगा, उसके बाद कौन चलेगा, उसके बाद कौन चलेगा। ओह, तो ये जो भी फैंसी वर्ड होते हैं ना ये बहुत चिंदी होते हैं, ये बस टेक वालों ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वर्ड्स को फैंसी किया हुआ है, कुछ भी नहीं है ये सब। समझ गई। ठीक है, तो ये था 101 और वेरी स्मॉल क्रैश कोर्स ऑफ कि डेटा में क्या होता है। ओके, ठीक ठीक है, है। मैं सब मेरे को याद ही हो गया है अब तो। याद क्या है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।